हनी ट्रैप वर्ड सुना है आपने? मतलब क्या होता है इसका? चलिए आज समझते हैं इस वर्ड को हमारी कहानी के माध्यम से। आज की कहानी इसी वर्ड के चारों तरफ घूमती है। ये आपको किसी जासूसी फिल्म की तरह लग सकती है, पर ये कोई फिल्म की कहानी है नहीं। ये असली भारत की असली फाइल है और ये फाइल खुलती है इस्लामाबाद के इंडियन एम्बेसी में, जो बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही संवेदनशील है। क्योंकि यहाँ हर बातचीत, हर मीटिंग, हर ईमेल सिर्फ कागज नहीं होता, वो भारत की नीति, सुरक्षा और रणनीति का हिस्सा होता है। यह कहानी है तब की जब पहली बार भारत में एक सर्विस आईएफएस ऑफिसर को खुले कोर्ट प्रोसेस में दोषी ठहराया गया। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं भारत अनएक्सप्लोर्ड। कहानी है हाई कमीशन में सेकंड सेक्रेटरी प्रेस एंड इंफॉर्मेशन के पद पर तैनात माधुरी गुप्ता की, जो एक अनुभवी भारतीय राजनयिक थी और वो इस्लामाबाद में पोस्टेड थी, जहां उनकी जिम्मेदारी थी कि वो मीडिया नैरेटिव और रिपोर्टिंग की परतें समझकर भारत का पक्ष सही तरीके से पाकिस्तान में रखे। और यही पद उन्हें सूचनाओं के ऐसे चौराहे पर खड़ा करती है जहां से बहुत कुछ देखा, सुना और समझा जा सकता है। लेकिन जासूसी की दुनिया में हनी ट्रैप जो है वो अक्सर ऑफिस के टेबल पर नहीं, इंसान के भीतर शुरू होता है। थकान, अकेलापन, शिकायत और उसकी आह, और इसके साथ वो छोटी सी चाहत कि कोई आपको समझे, आपके साथ खड़ा हो, आपकी बात सुने। और खुफिया एजेंसियों को इसी मनोवैज्ञानिक की सबसे पहली और गहरी ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए वो हर टारगेट को बंदूक से नहीं, भावनाओं से भी तोड़ती है। और इसी तरह माधुरी के केस में भी शुरुआत किसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट से नहीं होती। शुरुआत होती है एक साधारण सी मुलाकात से, एक लिंक से, एक बातचीत से। और ये बातचीत उन्हें जोड़ती है दो पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से, जिनका नाम था मुदस्सर रजा राना और जमशेद। इन दोनों ने माधुरी तक पहुंचने के लिए एक महिला पत्रकार का इस्तेमाल किया, यानी पहला कदम ही सॉफ्ट एंट्री का था, ताकि लगे कि ये दोस्ती एकदम बिल्कुल सामान्य है, कोई संदेह का सवाल ही ना रह जाए। माधुरी एक किताब की तलाश कर रही थी और उन्हें वो किताब दिलवाने में मदद की जाती है। किताब का नाम सुनकर दिमाग चौंकता है और शायद आपको भी ऐसा ही लगे, क्योंकि ये किताब लिखी बताई जाती है जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के द्वारा। आप समझिए कि ये वही क्षण है जहां से दोस्ती खतरनाक परिचय में बदल जाती है। लेकिन जाल की खूबी यही होती है कि वो आपको अचानक से झटका नहीं देता, वो आपकी धीरे धीरे आदत को बदलता है। और हुआ ऐसा ही। जमशेद माधुरी के करीब आता है, उनसे बार बार मिलता है, कभी शायरी, कभी सूफीइज्म या कभी रूमी, और इसके साथ साथ कभी उर्दू भाषा की बातों के बहाने। क्योंकि माधुरी उर्दू में बहुत अच्छी थी, इसीलिए उन्हें भी ये चीजें अच्छी लगती हैं। और बातचीत उनके लिए सिर्फ चैट तक नहीं रहती, वो भावनात्मक जुड़ाव में बदलने लगी। जांच के हिसाब से जमशेद का कोड नेम जिम था और उसकी उम्र माधुरी से करीब आधी बताई गई। यानी एक तरफ एक अनुभवी राजनयिक है, दूसरी तरफ कम उम्र का आकर्षक, ध्यान देने वाला व्यक्ति। और यही मिश्रण अक्सर भावनात्मक भ्रम पैदा करता है। पर अब फिल्मी मोड़ देखिए, ये रिश्ता सिर्फ निजी नहीं रहता, यह प्रोफेशनल दुनिया की दीवारों को भी छूने लगता है। ईमेल का आदान प्रदान होता है। जांच में करीब 6 दर्जन मेल निकाले जाने की बात आती है। बताया गया कि पाकिस्तान के एजेंट्स ने माधुरी के लिए 2 ईमेल आईडी तैयार करवाई, lastrao@gmail.com और arao@gmail.com। सोचिए, एक राजनयिक का किसी अन्य नाम या आईडी से मेल करना खुद में कितना बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन जब इंसान भावनात्मक रूप में फंसता है तो वो अपने ही कदमों के निशान नहीं देख पाता। यही नहीं, संपर्क सिर्फ ईमेल तक नहीं था, उनके घर में लगे कंप्यूटर्स, एक ब्लैकबेरी का फोन तक फैलता चला गया। यानी संवाद की लाइनें लगातार खुली रहती थी। इसके बाद जांच की कहानी में एक और परत आती है कि माधुरी कथित तौर पर जिम के प्यार में इस कदर थी कि वो उससे शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदलना चाहती थी, उसके साथ इस्तांबुल की यात्रा करना चाहती थी। आप इसे रोमांस समझ सकते हैं, लेकिन जासूसी एजेंसियों के लिए ये कमिटमेंट का संकेत होता है कि अब टारगेट अब रुक नहीं रहा है, वो मन से जुड़ चुका है। फिर आता है असली खेल, भावनाओं को शिकायत से जोड़ना। ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से बताया गया कि जमशेद और उसका वरिष्ठ राना माधुरी की जो प्रोफेशनल नाराजगी थी उसको भी भुना रहे थे। जांच में यह सामने आता है कि माधुरी ने पूछताछ में कहा कि उनके भीतर भारतीय सरकार के प्रति नाराजगी थी,
क्योंकि उनकी 2 साल से छुट्टी को मंजूरी नहीं मिली थी और तो और उनका वेतन रोका गया। और ये वही जगह है जहां दिल और गुस्सा मिलकर एक खतरनाक निर्णय बनाते हैं। और अब कहानी यहाँ और स्याह हो जाती है, क्योंकि आरोप ये नहीं है कि किसी ने उनसे गपशप करवाई। आरोप ये है कि उन्होंने रक्षा और रणनीति प्रकृति की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान के आईएसआई तक पहुंचाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2010 में उन्हें ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। यही वो साल था जब सब कुछ एक साथ टूटता है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले कुछ चीजें साफ होनी चाहिए थी, क्योंकि माधुरी के वरिष्ठों को इस्लामाबाद में उनकी गतिविधियों में बदलाव दिखने लगा था। बताया गया कि वो अपने डोमेन से बाहर के मामलों में असामान्य रुचि दिखाने लगी थी। इसके साथ ही हाई कमीशन के भीतर चल रही एक घरेलू साजिश की जांच के दौरान एक भारतीय इंटेलिजेंस मोल ने भी इस पर इनपुट दी थी। उन्होंने बताया था कि कोई अंदर से पाकिस्तान आईएसआई से मिला हुआ और यही दो चीजें मिलकर अलार्म बन जाती है। पर अब एजेंसियां झट से उन्हें नहीं पकड़ती, वो पहले पुष्टि करती है, फिर ऑपरेशन बनाती है। इसीलिए माधुरी को अचानक दिल्ली रिकॉल किया जाता है। बहाने के तौर पर कहा जाता है कि सार्क शिखर सम्मेलन की तैयारी में उनकी मदद चाहिए। ये वही पल है जो स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो प्लॉट ट्विस्ट है, क्योंकि माधुरी के लिए ये दिल्ली वापसी आम ऑफिस कॉल की तरह थी, लेकिन असल में ये गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट होती है। दिल्ली पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और फिर एक एक करके परतें खुलती हैं। किन लोगों से संपर्क किया गया, कैसे संपर्क किया गया, किस चीज की मांग की गई, किस चीज की आपूर्ति की गई। जांच में यह भी लिखा आता है कि राणा के निर्देश पर माधुरी मार्च 2010 में जम्मू कश्मीर गई और कथित तौर पर वहां के राज्य की एनुअल प्लान रिपोर्ट जैसी चीजें हासिल करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही ये आरोप भी सामने आता है कि राणा को 310 मेगावाट की प्रस्तावित हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना के बारे में जानकारी चाहिए थी, जिसे 2020 तक स्थापित किए जाने की बात थी। आप समझ रहे हैं कि ये वही जगह है जहां मामला निजी रिश्ते से निकल करके राष्ट्र सुरक्षा के हार्डकोर में प्रवेश करता है। डिफेंस, रणनीति, परियोजनाएं और राज्य स्तरीय दस्तावेज, सब कुछ। पर फिर कोर्ट का लंबा रास्ता शुरू होता है। सालों तक सुनवाई, सबूत, ईमेल, ट्रांसक्रिप्ट्स और बचाव की कहानी। पर आखिरकार 2018 में एक सिटी कोर्ट माधुरी को ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की धारा 3 और 5 के तहत दोषी ठहराती है। अदालत के अवलोकन से सार जो है वो साफ होता है। जो ईमेल्स भेजे गए वो संवेदनशील थे, दुश्मन देश के काम आ सकते थे, विदेश नीति और रणनीति के लिए महत्वपूर्ण थे, उनकी गोपनीयता सर्वोच्च महत्व रखती थी। यानी कोर्ट ने इसे सिर्फ भावनात्मक गलती नहीं माना, इसे रणनीतिक नुकसान की क्षमता वाला अपराध माना और 3 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद माधुरी की जिंदगी पर्दे के पीछे चली गई। बताया गया कि वो जमानत पर बाहर होने के दौरान राजस्थान के भिवाड़ी में अकेले और एकांत जीवन जी रही थी। और फिर कहानी का सबसे भारी क्लोजिंग शॉट आता है, जब माधुरी की अपील दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित रहती है और अक्टूबर 2021 में 64 की उम्र में उनका निधन हो जाता है। एक ऐसा अंत जिसमें ना बैंड बजता है, ना हीरो की वापसी होती है, सिर्फ एक फाइल रह जाती है और एक चेतावनी रह जाती है। ये चेतावनी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान हनी ट्रैप करता है, इसका मतलब ये है कि जासूसी का सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं, ध्यान है। वो ध्यान जो आपको खास महसूस कराता है, वो अपनापन जो आपकी शिकायतों को सहलाता है, और वो प्रेम का वादा जो धीरे धीरे आपकी वफादारी का अर्थ बदल देता है। यही कारण है कि यह केस आज भी जब भी किसी नए कथित जासूसी मामले का जिक्र आता है तो याद दिलाता है कि दुश्मन हमेशा बॉर्डर पर नहीं होता। कई बार वो आपके इनबॉक्स में होता है, आपकी स्क्रीन पर होता है, आपकी भाषा बोलता है, आपकी पसंद का किताब दिलवाता है, फिर आपको यह महसूस करवाता है कि आप अकेले नहीं हैं, जबकि सच तो यह है कि आपका अकेलापन ही हथियार बन गया है। इसीलिए अगर आप आज इस कहानी को सिर्फ गिरफ्तारी की खबर मानकर छोड़ देंगे तो आप असली बात मिस कर देंगे, क्योंकि असली बात यह है कि एक अनुभवी राजनयिक का गिरना सिर्फ एक व्यक्ति का गिरना नहीं, वो उस सिस्टम के लिए भी चेतावनी है कि सुरक्षा के जो नियम बनाए गए वो सिर्फ फाइलों में ही तो नहीं है, उसको दिलों में भी होना चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और सब्सक्राइब करें बजर बटू दुनिया को। और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।